जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 35वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने गद्दार फणिंदरनाथ घोष की गवाही देखी। इस मुकदमे में भगत सिंह के कुल 7 साथी सरकारी गवाह बनने पर तैयार हो गए थे। ये थे जय गोपाल, फणिंदरनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, हंसराज वोहरा, ललित कुमार मुखर्जी, रामशरण दास और ब्रह्मदत्त। इनमें से 2 रामशरण दास और ब्रह्मदत्त अदालत में पलट गए थे। इन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन बाकी 5 ने मां के दूध को लज्जित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बात करेंगे मनमोहन बनर्जी और ललित कुमार मुखर्जी की गवाही की। मनमोहन बनर्जी भी फणिंदरनाथ की तरह बेतिया, बिहार का रहने वाला था। वर्ष 1923-24 में उसे फणिंदरनाथ घोष ने ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जोड़ा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में उसका कोई विशेष योगदान नहीं था। वो 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई क्रांतिकारियों की ऐतिहासिक बैठक में फणिंदरनाथ के साथ पहुंचा था। इसके अलावा 7 जून 1929 को कमलनाथ तिवारी और जोगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में बेतिया के निकट गांव मौलानिया में पार्टी के लिए धन जुटाने के इरादे से जो डाका डाला गया था, मनमोहन बनर्जी उस योजना में शुरू से शामिल था, लेकिन एक्शन के दिन गायब हो गया था। 16 जून 1929 को वो गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर ले जाया गया। जब उसका गुरु फणिंदरनाथ ही गद्दारी पर उतर आया तो चेले ने भी वही रास्ता अपनाया और तुरंत पुलिस को सब राज बता दिए। इसके बाद 23-24 जून को मैजिस्ट्रेट के सामने भी उसने वही बातें दोहराई। इनाम में 28 जून को उसे वादा माफी मिल गई और इतना ही नहीं, मुकदमा खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने गुरु चेले दोनों को चंपारण में 50-50 एकड़ खेती की जमीन भी दी। ये कीमत ली थी इन पापियों ने भगत सिंह को फांसी दिलवाने के बदले। मनमोहन बनर्जी 23 मई 1930 को ट्रिब्यूनल के सामने गवाही देने आया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक जो जो पता था अदालत के सामने सब उगल दिया। इसकी गवाही में सबसे महत्वपूर्ण बात थी फिरोज शाह कोटला की मीटिंग की जानकारी। शचीन्द्रनाथ सान्याल, प्रफुल्ल गांगुली, त्रिलोक्य चक्रवर्ती, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। 9 अगस्त 1925 को यूपी में काकोरी के निकट रेल से सरकारी खजाना लूटा गया था। और यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, उन दिनों यूनाइटेड प्रोविंस होता था जो आज उत्तर प्रदेश है। तो रेल से जो सरकारी खजाना लूटा गया उसमें कुल 4,679 रुपए मिले थे। रकम कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और उस मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह 4 को फांसी हुई थी। शचीन्द्रनाथ सान्याल और शचीन्द्र बख्शी को काला पानी तथा अन्य 11 को लंबी लंबी अवधि की सजाएं हुई। इससे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखर गई। वर्ष 1928 में भगत सिंह ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुनः संगठन खड़ा करने का बड़ा प्रयास किया। इसी सिलसिले में 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में क्रांतिकारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए वो क्या थे? नंबर 1, पार्टी के नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। यह प्रस्ताव भगत सिंह का ही था। कई साथियों को शुरू में इस पर ऐतराज था। कारण यह था कि शचीन्द्रनाथ सान्याल, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, प्रफुल्ल गांगुली और रामप्रसाद बिस्मिल के बनाए संगठन का नाम बदलना उन्हें भावनात्मक रूप से अच्छा नहीं लगा था। लेकिन भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि हमारी क्रांति का असली उद्देश्य क्या है।
क्या केवल अंग्रेजों को भारत से निकाल देना? क्या इतना भर हो जाने से सब ठीक हो जाएगा? क्या किसान और मजदूरों के साथ न्याय होने लगेगा? भगत सिंह ने कहा, हमारा अंतिम लक्ष्य है शोषण पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण संभव ही ना हो। हमें अपने आदर्श और उद्देश्य को जनता तक पहुंचाना होगा और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो ये लक्ष्य हमारे संगठन के नाम में प्रलक्षित हो। भगत सिंह की बात सबकी समझ में आ गई और पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। बाकी रूल्स रेगुलेशंस वही रखे गए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। दूसरा बड़ा निर्णय था कि संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, सुखदेव, शिव वर्मा, फणींद्रनाथ घोष और कुंदन लाल। तीसरा निर्णय था कि चंद्रशेखर आजाद को सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया गया। आजाद दल के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य थे। किसी कारण से वे स्वयं इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने संदेश भिजवाया था कि दल का जो भी निर्णय होगा उन्हें स्वीकार होगा। चौथा निर्णय था सुखदेव को पंजाब, शिव वर्मा को यूपी और फणींद्रनाथ घोष को बिहार का प्रभारी बनाया गया। भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा को विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। सेंट्रल ऑफिस झांसी में स्थापित किया जाएगा और कुंदन लाल को सेंट्रल ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया। पांचवा निर्णय था कि किसी प्रदेश का प्रभारी यदि कोई एक्शन करना चाहता है अपने प्रदेश में तो सेंट्रल कमेटी की सहमति लेकर ही ऐसा कर सकता है और बिना प्रदेश प्रभारी की सहमति के सेंट्रल कमेटी भी किसी प्रदेश में खुद एक्शन नहीं ले सकती थी। बिना सेंट्रल कमेटी की सहमति के प्रदेश प्रभारी भी एक्शन नहीं ले सकता था। छठा निर्णय था कि सारे हथियार सेंट्रल कमेटी के पास रहेंगे और एक्शन केस में प्रदेश प्रभारी सेंट्रल कमेटी से हथियार लेगा और बाद में वापस जमा करवा दिए जाएंगे। सातवां निर्णय था कि सदस्यों को बम बनाना सिखाने के लिए किसी बम विशेषज्ञ को संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। आठवां निर्णय था कि साइमन कमीशन को ले जाने वाली रेलगाड़ी पर बम फेंककर कमीशन का विरोध किया जाए। ध्यान रहे, अब तक लाहौर में सैंडर्स वध केस नहीं हुआ था। यह बात 8-9 सितंबर की है, वो घटना आगे जाके दिसंबर में होती है। 9वां निर्णय था आगरा जेल में बंद वरिष्ठ क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी को छुड़वाने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, मीटिंग में साथियों ने भगत सिंह को सलाह दी कि वे अपनी पहचान छिपाने के लिए केश, मूंछ और दाढ़ी कटवा लें। जब फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में यह मीटिंग चल रही थी तभी वहां का चौकीदार बारा सिंह वहां आ पहुंचा। उसने पूछा, आप कौन हैं जो इतनी देर से यहां बैठे हैं? तो भगत सिंह ने बताया कि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और यहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। भगत सिंह के पास कई किताबें थी जिन्हें देखकर बारा सिंह को भरोसा हो गया और वो चला गया। बाद में स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे 16 अगस्त 1930 को बारा सिंह भी सरकारी गवाह नंबर 420 के रूप में भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने आया। इस तरह 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली में हुई वो बैठक क्रांतिकारी इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। मुकदमे के फैसले में इस घटना को पूरे षड्यंत्र का आधार बताया गया था, वो हम आगे चल के देखेंगे। मनमोहन बनर्जी के बाद गवाही हुई थी हंसराज वोहरा की, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं ललित कुमार मुखर्जी को, जिसकी गवाही हुई 30 और 31 मई 1930 को। वो इलाहाबाद का रहने वाला था। भगत सिंह से उसकी भेंट हुई वर्ष 1928 में। उन दिनों वो एमएससी का स्टूडेंट था।
भगत सिंह को लगा कि केमिस्ट्री का ज्ञान होने के कारण वो बम निर्माण में उपयोगी साबित होगा। उसने ट्रिब्यूनल के आगे बताया कि वर्ष 1925 में उसका परिचय शचेंद्र नाथ सान्याल के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल और जितेंद्र नाथ सान्याल से हुआ। उसने अपने बयान में कहा कि वो जितेंद्र नाथ सान्याल को चंदा देता रहता था। भगत सिंह से उसकी पहली मुलाकात इलाहाबाद में कॉलेज के हॉस्टल में अजय घोष के कमरे में सितंबर 1928 में हुई। इसके बाद जनवरी 1929 में फिर इलाहाबाद में भगत सिंह से भेंट हुई और फरवरी 1929 के पहले सप्ताह में अजय घोष के कमरे पर उसकी भेंट चंद्रशेखर आजाद से होती है। फरवरी में ही भगत सिंह का संदेश पाकर ललित कुमार मुखर्जी बम बनाने में काम आने वाले कुछ उपकरण लेकर आगरा गया। आगरा में जतिन दास के नेतृत्व में उन दिनों बम बनाए गए थे। उसी दौरान आगरा में उसने भगत सिंह से कहा कि वो इस काम में शामिल नहीं हो सकता। तब भगत सिंह ने उसे 5 रुपए देते हुए उसी दिन वापस चले जाने को कहा। ललित कुमार मुखर्जी इलाहाबाद चला गया। हैरानी होती है कैसे लोग थे। आज के समय में ऐसा व्यक्ति जिसने दल के ठिकाने और बम की फैक्ट्री तक देख ली हो, उसे दल को छोड़कर कोई यूं ही जाने दे देगा क्या? उसे उसी समय मार दिया होता। लेकिन भगत सिंह अपने पास से रुपए देकर उसको भेजते हैं। कैसे उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया? भगत सिंह सच्चे मानवतावादी थे, यह इस बात का ठोस सबूत था। हां, यह बात भी ठीक है कि गिरफ्तार होने से पहले ललित मुखर्जी ने खुद पुलिस के पास जाकर कुछ नहीं बताया था। 16 जून 1929 को वो अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर ले जाया गया। जल्दी ही सरकारी वादा माफ गवाह बन गया और मातृभूमि से गद्दारी की। आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार 5 बजे फिर मिलेंगे और बात करेंगे गद्दार हंसराज बोहरा की, उसकी गवाही की। भगत सिंह की फांसी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निवेदन है इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आजादी के संघर्ष की असली दास्तान जन जन तक पहुंच सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन समय पर मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।